गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 2 पर और आज पढ़ने वाले हैं लेंस लॉ। लेकिन उस लेंस लॉ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम करेंगे जो हमने लेक्चर 1 में किया है। तो सबसे पहली बात हमने वहाँ पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI जिसको कहते हैं। ये एक फिनोमिना है, इट्स अ फिनोमिना। कैसा फिनोमिना है? जिसमें इंड्यूस्ड EMF, ये क्या है? एक फिनोमिना है जिसमें इंड्यूस्ड EMF E जो है ये प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये प्रोड्यूस होती है। कब प्रोड्यूस होती है? व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, उस फिनोमेना को कहते हैं EMI। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कि इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होता है। किसमें? किसी भी कंडक्टर या क्लोज सर्किट में जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। दिस इज EMI। इसको लॉ के फॉर्म में किसने रखा था? फैराडे साहब ने रखा था। तो फैराडे साहब ने क्या बोला बच्चे? फैराडे ने पहले लॉ, फर्स्ट लॉ में इन्होंने कहा कि जो EMF ये किसी भी कंडक्टर या क्लोज सर्किट में EMF प्रोड्यूस होता है। कब प्रोड्यूस होता है? जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, 5B इज व्हाट? मैग्नेटिक फ्लक्स। पहली बात इन्होंने कही। एंड ये तब तक रहता है, E तब तक रहता है जब तक 5B चेंज होता रहता है। ठीक है, ये तभी तक रहेगा। ये इनकी पहली लॉ थी। दूसरे लॉ में इन्होंने कहा कि जो इसका मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड EMF का, दैट इज प्रोपोर्शनल टू योर d∅/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है, विच वॉज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट K जिसकी वैल्यू 1 थी। तो डायरेक्टली इट वॉज रिटन एज d∅/dt, और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n d∅/dt था। दिस वॉज वॉट दे हैड सेड अबाउट द EMF। को किसने बोला था? फैराडे साहब ने बोला था। तो फैराडे जी का पता लग गया। अभी देखो कितने लोगों से मिल लिए आप अभी तक। सबसे पहले कूलम से मिले, फिर उसके बाद आप बायोट से मिले, फिर आप एम्पियर से मिले। अब आपकी मुलाकात हो रही है फैराडे साहब से। सो फैराडे जी ने क्या बोला ये आपको क्लियर कर दिया मैंने पिछले लेक्चर में। ठीक है, मतलब देखो आपके इतने सारे फिजिस्ट के साथ दोस्ती हो रही है। अभी इन सब के नाम भी आपको याद रखने और इनके लॉ। और आज हम आपको बताने वाले हैं लेंस। नए एक और लेंस साहब से मिलाते हैं। लेंस जी क्या बोलते हैं? इन्होंने कहा कि फैराडे ने बात तो बहुत सही कही, लेकिन यहाँ पोलैरिटी नहीं बताई कि इसकी क्या साइन होगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है किसी भी पॉइंट पर। तो ये चीज़ नहीं इन्होंने बताई। और तो लेंस जी ने हमको डायरेक्शन दे दी। इन्होंने जो डायरेक्शन दी, उन्होंने कहा कि इसकी पोलैरिटी इस तरह से होती है कि जब भी जो इसको प्रोड्यूस करता है, मतलब इसकी पोलैरिटी इस तरह से होती है कि जो इसको प्रोड्यूस करता है ये उसको ही अपोज करता है। तो इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है? इसको प्रोड्यूस कर रहा है चेंज इन द फ्लक्स, तो इसी को अपोज करेगा। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया था यहाँ पर नेगेटिव। यही पूरी स्टेटमेंट थी इनकी, सिर्फ इन्होंने नेगेटिव का साइन ला के दे दिया था कि ये इसकी पोलैरिटी इस तरह से होती है कि जो इसको प्रोड्यूस करता है वो उसी को, मतलब जिसने सिखाया उसी की टांग खींचना शुरू कर देते। जैसे तुम लोग, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें पैदा किया, सब दुनियादारी सिखाई, अब तुम्हें लगता है कि नहीं वो उनको समझ में नहीं आता और तुम उन्हीं से लड़ना शुरू कर देते हो। तो जिसने प्रोड्यूस किया उसी को अपोज करते हैं। फिर जब बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे समझ आ जाती है। बेस्ट होता है कि पेरेंट्स प्यार से समझाएं, क्योंकि बच्चे तो होते ही बहुत मीठे बच्चे होते हैं, तो उनको समझाने पे सब चीज़ें समझ जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द लेंस सेड कि जिसने उसको पैदा किया उसको ही उसने अपोज किया। ये थी उसकी पोलैरिटी। सो देखो लाइन तो उन्होंने एक कही थी, लेकिन इसमें हम बहुत सारे केसेस आपके साथ मैं भी डिस्कस करूँगी।
बड़े मज़े से इसको आपने पढ़ना है। सो पहला क्वेश्चन है कि स्टेट एंड वेरीफाई लेंस लॉ, अगर एग्जाम में आ जाता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ये तो लेंस लॉ, सो यू विल राइट अकॉर्डिंग टू लेंस the polarity of EMF is such that it opposes the cause which produces it, जिसने उसको पैदा किया उसी को ये अपोज करता है। इसलिए कई बुक्स में ऐसे बोलते हैं कि सन किल्स फादर, बट मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही बच्चों को देना, बिकॉज हाउ कैन अ सन किल्स फादर, ये हो सकता है कि इनके बीच में मनमुटाव हो सकता है। दैट्स वाई नेवर राइट दिस इन माई नोट्स। कई बार सन की, चलो कई लिखते हैं किड्स किल फादर्स, तो इट्स नॉट दैट वे। या किड किल्स पेरेंट्स, हाउ कैन दे डू इट व्हेन देयर इज, जब पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इतना प्यारा बॉन्ड होता है, वो क्यों एक दूसरे को मारेंगे। सो इसीलिए मैं ये वाला चीज़ जो अपने नोट्स में कभी भी नहीं लिखती हूँ। बस इतना एग्जाम्पल ज़रूर दे देती हूँ, क्योंकि जब टीनेजर्स होते हैं ना, उस वक्त ज़्यादा, ये इस तरह से कह सकते हैं कि टीनेज जब आती है उस वक्त पता नहीं इतने सारे कुछ चेंजेस बच्चों के में हो रहे होते हैं, पेयर प्रेशर पड़ रहा होता है, तब वो अपने पेरेंट्स को बहुत वो करते हैं, परेशान करते हैं, उनकी हर बात काटते हैं। तो उस टाइम पे शायद लेंस की स्टेटमेंट सही थी कि जिन्होंने उन्हें पैदा किया वो उन्हीं को अपोज कर रहे हैं। अब इसकी हमने वेरिफिकेशन देखनी है, तो वेरिफिकेशन में एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप रखेंगे, जैसे हमने अपने फैराडे के स्टेटमेंट्स के लिए भी वेरिफिकेशन की थी। यहाँ पे भी वेरिफिकेशन में हम तो क्या करेंगे, लेंस साहब ने जो करके दिया वेरिफिकेशन ऑफ लॉ, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक कॉइल ली, ठीक है, और इधर इसको 2 वे की के साथ कनेक्ट कर दिया। दिस इज 1 2 एंड 3, और यहाँ से उठा के मान लीजिए यहाँ एक बैटरी लगा दी, और बैटरी में से अगर एक नेगेटिव है तो एंड पॉजिटिव पे होगा, ठीक है। ये उठा के यहाँ कर दिया, ठीक है, ये सप्लाई यहाँ से दे दी, और इधर एक कैलोमीटर भी लगा दिया जो कि डिफ्लेक्शन देगा, बताएगा कि क्या हो रहा है। इन्होंने पहले क्या किया, इसको 1 और 2 को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो दिस फर्स्ट स्टेप इन्होंने ये किया, व्हेन की वन टू वॉज क्लोज्ड, है ना, 1 2 से कनेक्शन किया तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल नहीं आया तो यहाँ से आपका करंट जा रहा है ऐसे, इधर ये ऐसे गया ना, ये पॉजिटिव है, और यहाँ से करंट निकला और इसने डिफ्लेक्शन दी और इधर को, दिस इज़ व्हाट वी हैव, 1 और 2 को कनेक्ट किया है। अच्छा, ये यहाँ से कनेक्ट नहीं हुआ, सॉरी, ओह ये तो इधर को हो गया, इसको करते हैं, 1 और 3 को कनेक्ट कर दिया, मान लीजिए 1 और 3 वॉज कनेक्ट,
ठीक है। तो अब रास्ता मिल गया, यहाँ से ये नेगेटिव की पॉजिटिव से निकल के जाता है और ये नेगेटिव की तरफ को आ गया, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव 1 and 3 वाज क्लोज कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, करंट हुआ, ये करंट ऐसे गया, राइट। तार देखो ऐसे तार में जा रहा है, फिर ये ऐसे, तो ये कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्थ की तरफ है। सो व्हेन की 1 3 वाज क्लोज्ड, current on upper face of coil कैसा था, एंटी क्लॉक, therefore behave as एंटी क्लॉक में कैसे, नॉर्थ पोल, राइट। एंड गैल्वेनोमीटर गेव, ये किसी भी तरफ डिफ्लेक्शन, गेव मान लीजिए, गेव डिफ्लेक्शन ऑन राइट साइड, ठीक है। ये लेफ्ट भी हो सकता है, राइट साइड। उसने तो यही शो किया कि करंट गया, ये राइट साइड हुआ जब उन्होंने ऐसे कनेक्ट किया। हमें तो बैटरी की कनेक्शन से ही पता लग गया कि करंट यहाँ से जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा, ऐसे घूमता हुआ जाएगा और ऐसे ऐसे करते हुए नेगेटिव की तरफ आ जाएगा। ये तो हमें पता है कि जब बैटरी लगाते हैं तो हम करंट की डायरेक्शन ऐसे लेते हैं। फिर जब हमने देखा ऊपर टॉप पे ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो हमने कह दिया कि जो अपर फेस आपकी है वो कैसी हो रही है, जब अपर फेस ऑफ कॉइल इज एंटी क्लॉकवाइज, करंट जो है इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल की। और गैल्वेनोमीटर ने जो डिफ्लेक्शन दी है वो कहाँ को मान ली हमने, यहाँ पे हम से, कुछ भी हो सकती है ना, हमने ये माना कि ये है। फिर उसके बाद क्या किया, दिस की वॉज रिमूव्ड, ठीक है, की वॉज रिमूव्ड फ्रॉम 1 and 3, इस 1 और 3 के से रिमूव कर दी यहाँ से, ठीक है। अब जब ये रिमूव कर दी तो यहाँ कोई करंट नहीं है अभी, ठीक है। अब इसको रिमूव करने के बाद यहाँ जो सेम डायग्राम मैं दोबारा नहीं बना रही हूँ, आप समझने की, ये देखो दिस इज बीन रिमूव्ड, इसमें कोई करंट नहीं है। तो अब इसके बाद ये मैग्नेट को यहाँ लेकर आए, यही आपकी, ये आपका एक मैग्नेट लेकर आए, वो नॉर्थ पोल उसका पास में लेकर आए और वही आपकी कॉइल थी, ठीक है। अब इसमें गैल्वेनोमीटर था, यहाँ आपका 2 पॉइंट था, यहाँ आपका 3 पॉइंट था, यहाँ 1 था, ये वैसे ही कनेक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लगा हुआ, पर यहाँ कोई की नहीं डली हुई है। की वॉज रिमूव फ्रॉम 1 and 2 एंड नॉर्थ पोल of magnet was brought close to coil। जब ये नॉर्थ पोल यहाँ लेकर आए तो इसमें से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी नॉर्थ पोल में से निकल के, इस कॉइल में से है ना, तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। नॉर्थ पोल को आप इसके पास लेकर आए तो ये देखा गया कि गैल्वेनोमीटर ने दोबारा से डिफ्लेक्शन दी, और वो कैसी थी, राइट साइड को। इसका मतलब ऊपर जो कॉइल है, टॉप मोस्ट कॉइल है, उसकी पोलैरिटी क्या होगी, नॉर्थ। यहाँ हमने पहले करंट डाल के देखा, नॉर्थ पोलैरिटी थी, फिर उसके बाद कनेक्शन नहीं हटा दिया, अब जब नॉर्थ को पास लेकर आए, सो व्हेन नॉर्थ पोल वाज ब्रॉट क्लोज्ड, गैल्वेनोमीटर ने राइट साइड डिफ्लेक्शन दी। गैल्वेनोमीटर gave right side deflection which implies कि टॉप ऑफ कॉइल क्या है, नॉर्थ पोल है, राइट। क्योंकि हमें यहाँ तो पता था कि वो एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ है, और उस वक्त गैल्वेनोमीटर ने जो भी, अगर राइट इसमें अगर लेफ्ट दी होती तो यहाँ पर भी लेफ्ट आनी थी, ठीक है। तो ये तो जब करंट डाल के देखा तो नॉर्थ पोलैरिटी आ रही थी, और जिस साइड को भी इसने डिफ्लेक्शन दी मैंने उसको राइट ले लिया है।
तो जब उसने ये कनेक्शन हटा दिया, उसके बाद नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को लेकर आया, तो गैल्वेनोमीटर ने दोबारा से राइट साइड को उन्होंने क्या की, डिफ्लेक्शन दी। दैट मीन्स टॉप ऑफ द कॉइल इज नॉर्थ, इसे ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। और नॉर्थ को क्या करता है, रिपेल करता है, यानी ये इसको पास आने से रोकेगा। तो उसने यही कहा था कि जिसने उसको प्रोड्यूस किया वो उसी को अपोज करेगा। तो इसके पास आने से फ्लक्स का चेंज हुआ, तो इसने उसी को अपोज किया। सो टॉप ऑफ द कॉइल बिहेव एज अ नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ रिपेल, हेंस induced EMF is produced by bringing north pole close, but the polarity of induced EMF कह लो, polarity of EMF और direction of induced current जो होगा opposes the motion। ठीक है, नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं। Hence, induced EMF is produced by bringing north pole close, but the polarity of EMF or direction of induced current in coil opposes the motion। ठीक है, अब सेम चीज जब नॉर्थ को दूर ले गए, तीसरा स्टेप किया। थर्ड पॉइंट, when north pole was taken away, जब अपने नॉर्थ पोल को दूर लेकर गए यहाँ से, ठीक है। अब उस वक्त देखते हैं कि क्या होता है। ये तो आपकी बात हो गई कि मैग्नेट को अवे फ्रॉम दिस लेकर गए। अब इसमें जब लेके नॉर्थ पोल वाज टेकन अवे, गैल्वेनोमीटर gave left deflection, which implies what? Top of coil में जो induced current है is clockwise। डायरेक्शन चेंज होगी ना उसकी, तो इंड्यूस करंट उसके अपर फेस में होगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा अपर फेस का। सो which further implies it act as साउथ पोल। समझ में आ रहा है बच्चे, वो किसकी तरह बिहेव करने लगा, साउथ पोल। एंड नॉर्थ एंड साउथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। therefore coil will not allow the magnet go away, वो उसको दूर नहीं जाने देगा। और उसको दूर जाने से ही फ्लक्स चेंज हो रहा था और वो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ था। तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया, इसका मतलब व्हाट, ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, तभी दिया ना उसने। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन कॉइल। दूर जाने पे भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुई थी, पास आने में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुई थी। तो क्योंकि ये लेफ्ट को दी थी, तो इसका मतलब टॉप ऑफ द कॉइल, ये तो पहले हम कर चुके हैं ना, पहले हमने ये डायरेक्ट लिखे हैं, वहाँ पे एंटी क्लॉक था, तो इसका मतलब अब लेफ्ट को हो गया तो वो क्लॉकवाइज होगा करंट। सो इट एक्ट एज साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते, तो कॉइल अलाउ नहीं करेगी मैग्नेट को दूर जाने के लिए। तो जिसने उसको प्रोड्यूस किया, सो फ्रॉम 2 and 3 we conclude direction of induced current, or you can say polarity of induced EMF is such that it opposes the cause which
वी नहीं करना चाहिए, फ्रॉम 2 and 3 लेंस कंक्लूड अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट। क्लियर हो गया? फ्रॉम 2 and 3 लेंस concluded that direction of induced current or polarity of induced EMF is such that it opposes the cause which produces it. Hence, Lenz law verified. ठीक है, अब इसके बहुत सारी चीज़ें करेंगे, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाला भी करेंगे, पर उससे पहले मैं थोड़े से क्वेश्चंस आपको करवा दूं ताकि आपको आइडिया लग जाए लेंस लॉ का। आप ये देखिए, अब आपको ये एक इसमें लेंस लॉ को आपको समझ में आ गया कि जिसने उसको प्रोड्यूस किया उसको ये अपोज करने वाला है ना। तो अब देखते हैं, पहले हम एक मैग्नेट को पास में लेके आते हैं, ये नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है, ठीक है। तो अब ये नॉर्थ पोल जब कॉइल के पास ऐसे नॉर्थ पोल आ रहा है, आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर से मैं मान लीजिए ऐसे या ऐसे दिखाती हूँ कि ये कॉइल है और मैं नॉर्थ पोल को इसके पास ला रही हूँ, ठीक है। तो जब मैं नॉर्थ पोल को इसके पास लाऊंगी तो इस कॉइल में, अब जब ये कॉइल देखते हैं तो अगर एक तरफ ये क्लॉकवाइज करंट होता है तो दूसरी तरफ से देखते हैं तो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने बहुत बार आप लोगों को ये चीज़ ड्रॉ करके बताई है कि जब भी हम किसी कॉइल को लेते हैं और उसके ऊपर ये इस तरह से ये लिया मैंने, दिस इज ये कॉइल है, इसमें अगर मैंने ये डायरेक्शन ले ली है, ये डायरेक्शन क्या है बच्चे, दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक जब लेते हैं तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। जब हम इसको उल्टा करते हैं, पीछे की साइड से अपना कागज़ करो बच्चे, पीछे की साइड भी वही गोले की छाप मारनी है सिर्फ, ठीक है। आप इसकी छाप ऐसे मारते हो तो ये यहाँ पर एरोज जो हैं, दिस इज़ आपका ये रहा नीचे एरो, ये और ये मैंने सिर्फ इसकी छाप मारी है, जो ये इधर से ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो जब छाप मारी तो ये कैसी हो गई, क्लॉकवाइज हो गई। तो ये क्लॉकवाइज है तो ये साउथ। तो आपके दिमाग में ये चीज़ सेट रहनी चाहिए कि जब भी किसी कॉइल में, ये आपकी कॉइल है दो, इसमें अगर ये क्लॉकवाइज जा रही है, दिस इज जैसे घड़ी घूमती है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज मोशन, है ना, CWM। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन में जा रही है, दो ही चीज़ें ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, एंटी क्लॉक AWM, एंटी क्लॉकवाइज मोशन, ये क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो जाता है, साउथ। एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी में आवाज़ किसकी आती है, न की, दिस इज नॉर्थ, ठीक है। तो एक तरफ से अगर देखते हैं कॉइल को तो वो एक डायपोल की तरह ही बिहेव करती है हमेशा, मैग्नेटिक डायपोल की तरह। वो व्हाट इज ये रिंग है, जब ये आप नॉर्थ पोल को यहाँ लेके आएंगे तो अब क्या होगा कि इसमें इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाएगा या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। और जब मान लो, पहली बात तो हम सिंपल सी भाषा में कहेंगे, जब मैग्नेट को पास लेकर आए, ठीक है, व्हेन नॉर्थ पोल कम्स क्लोजर, सो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा घुसेंगी इसके अंदर से। सो मैग्नेटिक व्हेन N क्या हो रहा है, क्लोज जाता है ना, जब क्लोज जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा यानी कि चेंज हो जाएगा, जैसे जैसे पास आता जाएगा चेंज हो जाएगा। चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, इससे हमारा क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा। और इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बोला, एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द फॉलोइंग केस। इंड्यूस्ड करंट आपने देखना है कि इसमें कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। सो इंड्यूस्ड करंट की ये डेफिनेटली इंड्यूस्ड करंट, और ये इंड्यूस लेंस के हिसाब से क्या करेगा, दिस इज ये कैसे प्रोड्यूस हुआ, जब आपने फ्लक्स को इंक्रीज किया। तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, अपोज द कॉज, दैट इज इंक्रीज इन phi b। तो ये इसको इंक्रीज होने नहीं देगा, या इसका यहाँ phi b भी ना कहो, इट अपोज द कॉज। तो कॉज क्या था, उसका क्लोज आना, है ना, ये लाइन छोड़ते हैं, अपोज द कॉज दैट इज कमिंग क्लोज
ऑफ मैग्नेट। तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे उसको रोकेगा वो? तो ये ऊपर वाली हिस्से में, मतलब ऊपर से देखोगे तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। अगर ये ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा तो इसका मतलब इसमें करंट कैसा जा रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। नॉर्थ नॉर्थ होगा तो रिपल होगा ना। सो अपोज द कॉज दैट इज कमिंग क्लोज ऑफ मैग्नेट। सो अब ये नॉर्थ, इसका मतलब इसको नॉर्थ होना चाहिए। नॉर्थ होने के लिए क्या हो जाएगा, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से ये ऊपर की तरफ ये कैसा हो जाएगा, विच इज पॉसिबल इफ induced current is in coil is anti clockwise। क्लियर हो गया? अब इसकी बात, नॉर्थ पोल इस ये वाला केस लिखोगे तो कैसे करोगे, एन गोइंग अवे, इससे क्या पता लग रहा है आपको, गोइंग अवे मीन्स फाई बी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग, फाई बी डिक्रीजिंग मतलब चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड which oppose the cause क्या है इसकी, that is going away of north pole। वो कैसे पॉसिबल होगा, अगर ये किसकी तरह बिहेव करे, साउथ की तरह, तो अट्रैक्शन हो जाएगा। सो दिस इज पॉसिबल if coil top behave as south pole, therefore current in coil is clockwise। पता लग गया, ये clockwise हो जाएगा। ये इतनी बात आपको लिखनी पड़ेगी कि नॉर्थ पोल दूर जा रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हुआ यानी चेंज हुआ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। तो वो क्या करेगा, लेंस के हिसाब से, विच अपोज द कॉज दैट इज गोइंग अवे ऑफ नॉर्थ बाय लेंस लॉ, अपोज द कॉज दैट इज गोइंग अवे ऑफ नॉर्थ किससे, बाय लेंस लॉ। लेंस के हिसाब से वो उसको अपोज करेगा। वो पॉसिबल कब है अपोज करना, वो ना जाने दे। दिस पॉसिबल इफ कॉइल टॉप बिहेव एज साउथ पोल, और साउथ पोल कब, देयरफॉर द करंट इन द कॉइल इज क्लॉकवाइज, तभी वो साउथ की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हो गया? ये दोनों आप होमवर्क में करेंगे ये वाले को, ठीक है। दिस इसका ये बी पार्ट, इसको आप होमवर्क में करेंगे। दिस इज होमवर्क। मैंने जगह कम छोड़ी, मुझे लगा था जगह लगेगी नहीं। अब यहाँ इस वाले को मैं फिर भी बता देती हूँ। इसमें क्या हो रहा है, साउथ क्लोज है, मूविंग क्लोज, साउथ मूविंग क्लोज। इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस मतलब इम्प्लाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, कौन से वाला, इंड्यूस्ड, ये क्या होगा, प्रोड्यूस होगा इन कॉइल। तो फिर बट एज पर लेंस इट अपोज द कॉज, कॉज क्या है, दैट इज ब्रिंगिंग साउथ क्लोज टू कॉइल, इसको पास आने से रोकना है। विच इज पॉसिबल, कैसे, विच इज पॉसिबल इफ, कब पॉसिबल होगा ये,
अगर ये ऊपर वाला हिस्सा कैसा हो जाए, टॉप वाला कॉइल का हिस्सा, ये साउथ की तरफ रिपेल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये इधर रिपेल करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्ट करेगा, उसको दूर नहीं जाने देगा, ये रिपेल करेगा, उसको पास नहीं आने देगा। सो यहाँ पे ये रिपेल करेगा। सो ब्रिंग्स दैट इज ब्रिंगिंग साउथ close to coil, which is possible if top of coil behave as south. Therefore, current in coil should be या will be कह लो, will be कैसी हो जाएगी, ये साउथ की तरफ बिहेव कर रहा है तो दिस विल बी क्लॉकवाइज, घड़ी जैसे चलती है ना, क्लॉकवाइज। पता लग गया। तो इस तरह से अब देखो लेंस लॉ में बड़े सारे एग्जांपल्स हम ले रहे हैं। ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ दोनों तरफ लूप रख दी मैंने, एक क्लोज लूप है, दोनों में मेरे को इंड्यूस्ड करंट निकालना है, ठीक है। तो पहली बात, जब ये करंट है तो इधर पे मैग्नेटिक फील्ड करोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल याद है बच्चे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में आप एक राइट हैंड कर्ल करते थे फिंगर्स को, और अगर ये थंब करंट की डायरेक्शन दे रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से था, तो उससे टेंजेंशियली हम करंट निकाल लेते थे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते थे। तो अगर ये ऐसे अगर ड्रॉ होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इसी तरह से आएंगी, थंब आपका करंट की तरफ चला गया, ये मेरा पेन है और इधर से करंट जा रहा है, तो ये पेपर का प्लेन है, तो यहाँ पे गोले बनाएंगे ना, ये देखा, तो इस तरफ को क्या हो रहा है कि इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इधर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना हमेशा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरह से है। उंगलियां मेरी ऐसी किस तरफ मुड़ रही हैं, देखो राइट हैंड की अपनी रखो, अपना हाथ खोलो, मुट्ठी बंद करो और अंगूठा सीधा करो, अंगूठे की तरफ आपके करंट जा रहा है, और उंगलियां कहाँ जा रही हैं, उंगलियों की तरफ को आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। तो ये ऐसी आई, तो इधर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन क्या है, यहाँ से इधर को जा रही है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर हो गया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो गया। जो अंदर की तरफ जाता है उसको हम कैसे करते हैं, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीन पेन करते हैं, ठीक है। ये इधर क्रॉस से करेंगे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इस तरफ देखते हैं तो क्या होगा, डॉटेड। तो ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो सीधी सी बात है, डायग्राम ड्रॉ करके ही लिखना है इसको, ठीक है। आगे एक्सप्लेन हम करेंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तो अब ये देखो, ये ड्रॉ कर दिया, ये डायरेक्शन आपकी राइट हैंड थंब, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, राइट हैंड थंब रूल से आपने ये किया, ये आपको याद होना चाहिए। ये कहाँ से किया, बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, फॉर बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपने ये राइट हैंड थंब रूल से दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कर दिया। अब बारी आती है कि इसमें जो कॉइल है, इसमें करंट की डायरेक्शन उन्होंने पूछी क्या होगी, इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो क्या होगा। तो अब ये देखो, यहाँ पर जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो इंक्रीज करने से करंट को इंक्रीज, ठीक है। और करंट और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन क्या है, जैसे जैसे करंट इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरफ की केस किया जाए, इधर मैं 2 पार्ट्स में करूँगी, ठीक है। इसको करते नाउ, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, है ना। एज आई जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देयरफॉर इंड्यूस्ड EMF and induced current is produced, which oppose the cause. Cause क्या है, cause is that is increase in B, तो B को इंक्रीज करने से उसने रोकना है, तो बी को इंक्रीज करने से इसने रोकना है। इसका मतलब कॉइल के अंदर जो करंट आएगा वो करंट अपोज द कॉज दैट इज इंक्रीज इन बी, तो वो क्या करना चाहेगी, डिक्रीज,
बी को डिक्रीज करना है, तो बी को डिक्रीज कैसे करेगा कि इसके अंदर कोई करंट जाए, उस जब भी किसी कॉइल में करंट जाता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कहाँ को होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में ये वाला फील्ड है उसके ऑपोजिट होना चाहिए, तभी डिक्रीज होगा, तभी वो अपोज करेगी द इंक्रीज। ठीक है, सो अपोज द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड विच इज पॉसिबल if direction of induced current is such that field produced by it is opposite to B। अब तभी डिक्रीज होगी ना, अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो बी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब देखो आप कैसे करना है, राइट हैंड खोलो फिर से, आप ऐसे, ये फील्ड कहाँ जा रहा है, नीचे, तो इसका जो फील्ड होना चाहिए वो कहाँ आना चाहिए, ऊपर। तो फील्ड ऊपर कब होगा, अगर मेरी उंगलियां कौन सी डायरेक्शन में मुड़ रही हैं, मेरी उंगलियां हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें करंट आएगा तो इसका फील्ड ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ को आएगा। सो बाय राइट हैंड थंब रूल, induced current is एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया क्यों एंटी, ये डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, राइट। इस तरफ वाली केस कर लेते हैं, यहाँ पे भी बात तो वही आ रही है दैट बी इज प्रोपोर्शन, जैसे बी किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के, क्योंकि जितना करंट होता है उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो एज करंट इंक्रीजेज, यहाँ वर्ड यूज किया ना इन्होंने, इंक्रीजिंग, करंट इंक्रीजेज देयरफॉर बी इंक्रीजेज, देयरफॉर फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, देयरफॉर इंड्यूस्ड EMF and current produced, right, which according to किसके, लेंस लॉ के, क्या करेगा, अपोज करेगा, अपोज इंक्रीज इन बी। वो कब पॉसिबल होगा, विच इज possible if magnetic field produced by induced current in coil oppose increase in B, तभी पॉसिबल है। तो अब देखो ये अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, सॉरी डॉट का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, तो मेरा फील्ड कहाँ जाना चाहिए, अंदर। तो मैं राइट हैंड थंब का अंगूठा अंदर कर दूंगी, तो मेरी उंगलियां कैसी डायरेक्शन में आ गई, अब मेरी उंगलियां आ गई। अब आप रखो, आप अपना हाथ रखो, तो आपकी उंगलियां कैसे टर्न ले रही हैं, घड़ी की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। कोई डाउट, अपोज दैट। सो बाय राइट हैंड thumb rule, induced current is clockwise। मैंने दोनों केसेस साथ में ऐसे ले लिए थे, एग्जाम में एक आएगा, या तो ऐसे दे देते हैं या ऐसे दे दिया, अब लेकिन दोनों पॉसिबल। मज़ा आ रहा है, क्योंकि बात वही है, उन्होंने यही कहा जिसने उसको प्रोड्यूस किया उसको ये अपोज करेगा, दैट्स इट, और कुछ खास बात नहीं बोल रहा। तो यहाँ पे ये इस तरह से अपोज हो गया। और थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ये मेरे को लगता है तुम्हें देना चाहिए मुझे, तो मैं इसमें एक करूँगी, ठीक है, एक साइड का होमवर्क रहेगा। फिर अब ये एक, अब इसमें करंट डिक्रीज करवा दिया, जा उसी डायरेक्शन में रहे लेकिन डिक्रीज कर दिया। अब फिर वही, अब करंट की बात है तो चाहे इंक्रीज डिक्रीज तो बाद में देखते हैं, लेकिन हम निकालते कैसे थे उसको, डायरेक्शन कैसे देखते थे, ये हो गई उंगली, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ये
एरो निकलेगी ऐसे और ये ऐसे, क्योंकि मेरी उंगलियां ऐसे ही मुड़ रही हैं, ठीक है। आप ऐसा गोला बनाओ। अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसमें ये करंट जा रहा है, दिस इज़ द करंट गोइंग, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, ऐसे ये मेरा पेन है, इसमें करंट, तो मेरी उंगलियां राइट हैंड थंब, मेरे अंगूठा जा रहा है करंट की, दिस इज़ माई, और मेरी फिंगर्स जो है वो दिखाएंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसके लिए क्या, ये गोला बनाना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शंस हैं। तो इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो टेंजेंशियली इसके ऊपर होगा, यहाँ पर जो फील्ड होगा वो टेंजेंशियली ऐसे बाहर आएगा। तो सेम चीज़ वहाँ पे भी होनी है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन एरो इधर की है, तो ये फील्ड अंदर को चला गया, ये फील्ड बाहर को आ गया, यानी कि इस तरफ को जो फील्ड होगा आपका वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जाएगा। ये बच्चे अभी तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हमने बहुत चीज़ें की हैं ऐसी, ठीक है। अभी कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। इस तरफ को क्योंकि बाहर आ रहा है तो ये डॉट हो गया। राइट हैंड थंब रूल हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है शुरू में, फर्स्ट लेक्चर, पिछली यूनिट में, यूनिट 3 का फर्स्ट लेक्चर जो है। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में, पहले तो आप यूट्यूब पे टाइप करिए फिज़िक्स की आवाज़ बाय बबीता परमार, पहुंच जाइए उस चैनल पर, प्लेलिस्ट में चेक करिए और वहाँ पर आपका जो +2 का यूनिट 3 है उसका चैप्टर 1 है, उसी में यूनिट 3 का जो पहला लेक्चर है मेरा, उसी में मैंने आपको ये डायरेक्शंस ऑफ फील्ड के बारे में आइडिया दे दिया था कि कैसे हम राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शंस निकाल लेते हैं। ये क्लियर हो गया दोनों तरफ। अब आती है बारी, इन्होंने कहा करंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमें मालूम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। जितना ज़्यादा करंट उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ आई इज़ डिक्रीजिंग दिया हुआ है ना, डिक्रीज कर रहा है, पिछले में इंक्रीज दिया था, आई डिक्रीजेज, देयरफॉर बी जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है। बी डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो तो चेंज होगा ही, ठीक है ना। पहले फील्ड लाइंस बढ़ रही थी, अब फील्ड लाइंस घट जाएंगी, लेकिन फ्लक्स चेंजेस। दिस इम्प्लाइज कि इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट प्रोड्यूस हुआ, वो तो प्रोड्यूस होगा ही, चेंज जब भी होगा तो उसने प्रोड्यूस होना ही है। ये आपके फैराडेज के हिसाब से हो गया। नाउ बट एज पर लेंज लॉ, it will अपोज द कॉज को ये अपोज करेगा। इधर पर कॉज क्या है, दैट इज डिक्रीज इन बी को वो अपोज करेगा। यानी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, वहां पर क्या कर रहा था वो इंक्रीज इन बी को अपोज कर रहा था, यहाँ डिक्रीज इन बी को अपोज करेगा। सो दिस इज पॉसिबल इफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट क्या करे, वहां पर क्या हो रहा था, क्योंकि उसको वो इंक्रीज को रोकना चाह रहा था तो ऑपोजिट होना चाहिए। सो हियर ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी, जिस डायरेक्शन में बी है उसी डायरेक्शन में इसकी वाली भी आनी चाहिए। यहाँ पर बी कहाँ जा रहा है, पेपर के अंदर जा रहा है, तो इसके अंदर जो फील्ड निकलेगी वो भी क्या होनी चाहिए, पेपर के अंदर जानी चाहिए। पेपर के अंदर कैसे जाएगी, मैं अगर ऐसे हाथ रखूँगी, ठीक है। अब ये था यहाँ पर सारा इस तरह से, ये इस तरफ यही है ना, अंदर जा रहा है। तो अब इधर पर अगर ये मैंने कॉइल रख दी, अब इसका जो फील्ड होगा वो भी अंदर को जाना चाहिए। मेरा अंगूठा अंदर चला गया, ठीक है। अब ये क्या अब इसमें जो बात एक ही है, चाहे आप ये बोलो ये डायरेक्शन अगर करंट की है तो ये डायरेक्शन आपकी फील्ड लाइंस की है, या फिर अगर ये डायरेक्शन करंट की है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। राइट हैंड थंब रूल बिल्कुल पहले तो सबसे पहले बेसिक है ये, और सबसे हर जगह ये यूज होना ही होना है। क्लियर हो गया, क्या बोला मैंने, अंगूठे की तरफ अगर आपका करंट है, अपना अंगूठा, सब सारे बच्चे चलो अपना मुट्ठी बंद, अंगूठा सीधा करो, उंगलियां मोड़ो सीधे हाथ की, हाथ अंगूठे को छुओ, बोलो अगर इस तरफ को अगर करंट है तो ये उंगलियां बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर इस तरफ को करंट है तो ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर
हमने क्या बोला कि इसमें करंट इस तरह से होना चाहिए कि वो जो डायरेक्शन इसकी है उसी डायरेक्शन में ये जाए, है ना, तभी तो वो क्योंकि ये डिक्रीज होने से प्रोड्यूस हुआ है तो ये डिक्रीज नहीं होने देगा इसको। तो डिक्रीज नहीं होने देगा मतलब अगर हम जो फील्ड प्रोड्यूस, ये जो इंड्यूस्ड करंट जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी डायरेक्शन भी वही हो, यानी वो बढ़ जाए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ बी मतलब वो भी पेपर के अंदर जाए। तो मेरा देखो उंगलियां कहाँ जा रही हैं, नाउ माई फिंगर्स आर लाइक क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इसमें जो करंट जाएगा दैट विल बी clockwise in the hence current in coil कैसा है, clockwise। हो गया जी। अब ये इधर वाला खुद लिखना, यहाँ पे ऐसे ही लिखोगे, इस वाले दिस इज होमवर्क। यहाँ यही लिखोगे कि बी जो है प्रोपोर्शनल है करंट के, फिर करंट क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो बी जो है वो भी डिक्रीज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस करंट एंड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, लेकिन लेंस के हिसाब से वो उसको अपोज करेगा। अपोज क्या करेगा, डिक्रीज होने को अपोज करेगा। इसका मतलब उसको क्या करना है, बी को इंक्रीज करना है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, अगर जो करंट से मैग्नेटिक फील्ड हुआ है उसकी डायरेक्शन भी यही हो, उसकी डायरेक्शन भी यही हो, मतलब ये वाला फील्ड ऊपर की तरफ को है, इसका भी ऊपर की तरफ को है, तो ये क्या आ जाएगा, करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ये आपको बच्चे करना आना चाहिए। हो गया क्लियर? ओके। अब ये क्वेश्चन दिया, इसमें तो ऊपर की तरफ था, इसमें क्या हो गया, करंट डिक्रीजेस। ये भी डिक्रीज का था, ये भी डिक्रीज का, लेकिन इसमें करंट ऊपर है, इसमें करंट नीचे है। बस ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी, इसमें कोई भी चीज़ रटोगे नहीं, आपको सिर्फ बेसिक समझना है कि इंड्यूस करंट किसके कारण प्रोड्यूस हुआ है और लेंस लॉ के हिसाब से उसकी डायरेक्शन डिसाइड करनी है। ठीक है। अब यहाँ करंट डिक्रीजेस बोला है, तो पहली बात तो फिर से हम ऐसा थंब रूल के हिसाब से एक गोला बनाएंगे, और क्योंकि ये नीचे को जा रहा है तो मेरी उंगली अगर नीचे डालती हूँ तो मेरी उंगलियाँ ऐसे टर्न हो रही हैं, तो यानी यहाँ पर जो फील्ड होगा वो बाहर की तरफ आएगा और यहाँ जो फील्ड है वो अंदर की तरफ जाएगा। क्योंकि ये बाहर की तरफ आ रहा है तो ये इस तरफ इसमें डॉट हो जाएंगे। ये समझ में आनी चाहिए बच्चे बात, बिल्कुल मज़ेदार चीज़ें, सेम बार बार चीज़ें रिपीट कर रही हूँ अभी, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ अंदर जा रहा है तो ये हो गए बच्चे आपके क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है फील्ड कहाँ जा रहा है, जो ये प्लेन पेपर है उसके अंदर जा रहा है। ठीक है बच्चे, ये तो हो गई डायरेक्शन फील्ड की। उसके बाद बोला, उसके बाद देखना है, अब इस तरफ जगह कम बची, मैं फिर इधर ही का ले रही हूँ। ठीक है, तो अब इधर फिर से क्या लिखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, यहाँ पे करंट डिक्रीज हो रहा है, आई डिक्रीजेस। हाँ, एक और चीज़ भाई, पिछले लेक्चर्स में मैं देख रही हूँ आप लोगों को मैं डिक्रीज लिखती हूँ, तुम भी ऐसे ही लिखते हो एरो मार के, खास करके। चलो इस वाले में तो लिख भी दोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। मुझे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का याद था कि उसकी सेंसिटिविटी के बारे में सब ने जैसे फटाफट मैडम ने एरो मारे, हम भी एरो मारे। प्लीज़ एग्जाम में प्रॉपरली लिखना है, समझ में आया? नाउ आई जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो आई डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर बी जो है वो भी डिक्रीज होगा। बी डिक्रीज होगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज होगा ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो जाएंगी। वहाँ अगर इंक्रीज होता तो हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई। तो चेंज जब भी होता है तो क्या हो जाता है, फैराडेज के हिसाब से इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। दिस इम्प्लाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट प्रोड्यूस्ड, है ना। लेकिन ये क्या करेगा, बट बाय लेंस लॉ इट अपोज द कॉज। कॉज क्या है ये देखना है कि कॉज क्या है, फील्ड इंक्रीज या फील्ड डिक्रीज, दैट इज डिक्रीज इन बी। वही प्रोड्यूस करा था ना, इसी को अपोज करेगा ये। तो इसको अपोज कैसे कर सकता है, ये इसको कम नहीं होने देगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए क्या होगा, अपोज दिस इज पॉसिबल। ये कब पॉसिबल होगा, इफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड
करंट इन कॉइल क्या हो, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ बी, जो डायरेक्शन है बी की उसी डायरेक्शन में ये भी प्रोड्यूस करे। यहाँ क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, तो मेरा जो नया वाला आएगा इंड्यूस्ड का वो भी अंदर जाना चाहिए। तो वो अंदर जाने के लिए मेरी उंगलियां कैसे मुड़ रही हैं बच्चे, आप अपनी उंगलियां मोड़ के देखो, घड़ी की सुई की तरह मुड़ रही है, यानी क्लॉकवाइज, ठीक है। हेंस करंट इन कॉइल क्लॉकवाइज। हो गया, घड़ी की सुई की तरह। यहाँ आप अपने आप करोगे, दिस इज योर होमवर्क। साथ में मैं एक एक चीज करा रही हूँ, दूसरा आप करें, ठीक है। अब जगह ही मैंने कम छोड़ दी एक्सप्लेनेशन के लिए। अब यहाँ देखो, यहाँ कांस्टेंट करंट है दोनों का, ठीक है। अब ये इसको उठा के यहाँ से मूव कर रहे हैं, यू आर मूविंग द कॉइल। अब क्या होगा, अब ये पहले मैग्नेटिक फील्ड और इधर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके पास, इस पॉइंट पर, वो हमने पढ़ा हुआ था कि कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है। यू हैव अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज अ स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। तो ये अगर x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालते थे, μ0/4π2I/x, ये डिस्टेंस होता था, राइट। आई क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट, यानी डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड का कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। तो यानी कि जब आप यहाँ पे रखा है आपने, तो जो इधर से जितना दूर चला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होता जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर, B इज इक्वल टू μ0/4π×2I/x। इधर से B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। तो जब इसको दूर लेके जाते हैं, ठीक है, सो व्हेन x इंक्रीज्ड, डिस्टेंस को आपने क्या किया, इंक्रीज कर दिया, सो b इंक्रीज हो गया, ठीक है। b इंक्रीज हो गया implies that magnetic flux change, sorry, b डिक्रीज, इनवर्स रिलेशन है ना, b डिक्रीज हो गया। इंक्रीज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स तब भी प्रोड्यूस होगा, बिकॉज द फ्लक्स लाइन में चेंजेस आ रहा है। डिक्रीज कर रहे हैं तब भी फील्ड लाइंस कम हो रही है, मतलब फ्लक्स इज देयर। फ्लक्स तो होता ही है कि वी सी द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली थ्रू द सर्फेस। सो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज विच इम्प्लाइज इंड्यूस्ड EMF एंड करंट प्रोड्यूस। उसके बाद लिखना है बट बाय लेंस लॉ, ये एस कई बार नहीं लिखा होता, सिर्फ LENZ ही करना है, ठीक है। लेंस लॉ क्या होगा, इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट, जिसने इसको प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो जिसने इसको प्रोड्यूस किया वो इसी को अपोज करेगा। कॉज क्या है, जैसे यहाँ कहता है इट अपोजेस दैट इज किया था, कॉज विच प्रोड्यूसेस दैट इज, क्या कॉज है, दैट इज टेकिंग अवे द कॉइल, अवे द कॉइल, कॉइल का दूर ले जाना जो है उसको ये अपोज करेगा। या क्या हो रहा था, डिक्रीज, टेकिंग अवे द कॉइल, और दिस इज नॉट, ये ज़्यादा अच्छा नहीं, अब इसको तो रोक नहीं सकता वो, उसके कारण हो क्या रहा था, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा था। तो बट बाय लेंस लॉ इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस इट, दैट इज डिक्रीज इन बी, यानी ये कोशिश करेगा कि बी बढ़ जाए। अब बी को पहले तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बी क्या है। फिर से यहाँ पर क्या है, कॉइल, राइट हैंड थंब रूल, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो उंगलियां मेरी ऐसे टर्न हो रही हैं, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्यों कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा,
यहाँ सारे आपके क्या बन जाएंगे बच्चे, क्रॉस 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 क्रॉस। समझ में आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया हमारा। इसी को ये, अब अगर मान लो ये कॉइल इस तरफ भी हो सकती थी, मैं कर सकती थी एक क्वेश्चन आपको, वो भी ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की किस तरफ को कॉइल रखी गई है। बट बाय लेंज लॉ इट अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट, दैट इज डिक्रीज इन बी। तो डिक्रीज इन बी को ये अपोज करेगा, तो डिक्रीज इन बी को अपोज करेगा मतलब बी को उसने क्या करना है, इंक्रीज। वो कब पॉसिबल होगा, विच इज पॉसिबल, which is possible कब, if magnetic field produced किसके द्वारा, produced by induced current in coil is कम होने से रोके। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कम होने से रोके। तो कम होने से रोके मतलब इसको बढ़ाए, तो बढ़ाने के लिए बाय मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द इंड्यूस्ड करंट द कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी। जो बी की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ये हो। तो बी की डायरेक्शन पेपर के अंदर जा रही है, तो यहाँ जो करंट होगा वो भी ऐसा होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जाए। तो इसके अंदर जाए तो मेरा अंगूठा चला गया अंदर, मेरी उंगलियां कैसे मुड़ गई, क्लॉकवाइज। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द बाय इंड्यूस करंट, हेंस करंट इन कॉइल इज क्लॉकवाइज। ठीक है, यही क्वेश्चन ऐसा हो सकता है इधर होता तो फिर उस आपकी एंटी क्लॉकवाइज आ जानी थी। समझ में आ रही है बातें। अब एक और केस दे दिया 7वां, मैजिकल नंबर पे खत्म कर रही हूँ इसको। अब ये है, इसमें कॉइल को ऐसे वर्टिकल, यहाँ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट था, ये क्या है, दिस कॉइल मूव्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन केस है। ठीक है, इसमें कॉइल मूव्ड वर्टिकली, इसको वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर इधर मूव कर रहे हैं तो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये डिस्टेंस तो सेम ही रह रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर सेम ही रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा तो कोई चेंज नहीं आ रहा मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बदल रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बदल रहा तो इंड्यूस करंट नहीं है, यहाँ पर प्रोड्यूस होगा ही नहीं। दिस इज ऑल्सो होमवर्क, यहाँ यही लिखोगे कि जब कॉइल को वर्टिकल डायरेक्शन में हमने मूव किया तो उसका डिस्टेंस करंट कैरिंग कंडक्टर से बराबर है, तो दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है। मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस केस में प्रोड्यूस नहीं होगा। इज इट क्लियर बच्चे। अब आपको कोई डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए। अभी इसी के मोशन के हिसाब से ये देखो, यहाँ ये मोशन कर रहे थे हम, दिस वाज द एक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी बताती हूँ अभी, एक मिनट। ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये कहता है कि अगर आपकी राइट हैंड की 3 उंगलियाँ, पहले से आपने क्या पढ़ा हुआ था बेटे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा हुआ था, और वहाँ पर आप बताते थे पाम रूल के हिसाब से। एक अभी तक देखो हमने क्या रूल पढ़ा हुआ है, एक राइट हैंड थंब रूल है ना, जो कि डायरेक्शन बताता है, ये अभी तक पढ़ते आ रहे थे, और एक था राइट हैंड पाम रूल, ये तो सबसे अच्छा रूल है, ऋतिक रोशन की याद आ जाती है, सारे फैंस खुश। राइट हैंड पाम रूल जो है वो फोर्स को बताता है, फील्ड की डायरेक्शन में करंट को ले जाओ, और ये डायरेक्शन बताओ आपकी। थंब वाला क्या बताता था, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और कह लो करंट की, तो पाम बताता है किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर आपको ध्यान हो, दिस इज, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था कि राइट हैंड पाम रूल स्टेट्स दैट इफ वी ओपन आवर राइट हैंड एंड पॉइंट द टिप्स ऑफ द हैंड टूवर्ड्स द फील्ड एंड करंट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, तो पाम की डायरेक्शन बताता है। पाम, ये 2 पल का जीना डांस वाला स्टेप हमेशा याद रखना, लेकिन उसमें करते वक्त क्या याद रखना है, ये जो उंगलियां हैं फील्ड के अंदर जानी चाहिए,
और ये जो है उसकी डायरेक्शन हो, तो ये पाम बताएगा फोर्स का एक्सपीरियंस कहाँ है। ये अगले टॉपिक में, लेक्चर में मैं ये यूज़ करने वाली हूँ, बट ऐसे रिवीजन के लिए बता रही हूँ। दिस इज राइट हैंड पाम रूल हमने पढ़ा था, थंब तो मैं अभी तक करवाती ही आ रही हूँ। उसके बाद एक और हमने पढ़ा था पहले, दैट वाज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये जो है ये भी, ये राइट हैंड पाम, इसके साथ कौन था और करके एक चीज़ बताई थी मैंने, योर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताया था, और हमने इसको कभी यूज़ नहीं किया था। हम हमेशा किसको यूज़ करते थे, राइट हैंड पाम रूल को, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है बच्चों के लिए। उसमें आप करते थे कि ये लेफ्ट हैंड है तो ये लेफ्ट हैंड का अंगूठा, फिर एक उंगली, फिर एक ये उंगली, फिर कहते थे कि ये अगर ये 4 फिंगर है, ये फील्ड की डायरेक्शन है, ये आपके करंट की डायरेक्शन है, तो दिस इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, राइट। करंट कह लो या पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन होती है। ये वाला तो बहुत ही अच्छा था, ये तो सीधा बोलता है राइट हैंड अपना सीधा हाथ लो और उसकी उंगलियां जाके सेट कर दो फील्ड की तरफ को, ये कर दो आप करंट की तरफ को। तो ये जो पाम जिस तरफ भी, तुम्हारी हथेली जिस तरफ भी होगी उस तरफ लगेगा आपका फोर्स। 2 पल का जीना, ऋतिक रोशन सबसे बेस्ट। इसीलिए आगे भी हम जो है, जब आज जो हम करने वाले हैं उसमें भी देखो राइट हैंड, ये तो यूज़ हुआ ही हुआ है, ये तो मास्टर है, ये तो होता ही यूज़। फिर ये दोनों रूल्स एक ही बात कहते हैं, लेकिन हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और अभी एक और मैं आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बताऊंगी, लेकिन उसमें भी फिर जब फोर्स की बात आएगी तो हम फिर राइट हैंड पाम रूल पे भाग जाएंगे, क्योंकि राइट हैंड पाम रूल सबका फेवरेट, ठीक है। सो इसलिए इसको तो कभी भूलना ही नहीं, राइट हैंड पाम रूल। लेकिन मैं बता देती हूँ कि राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है। तो राइट हैंड राइट हैंड जो रूल है फ्लेमिंग का, वो ये कहता है कि अगर आप अपनी राइट हैंड की 3 उंगलियां जो है स्ट्रेच करते हैं इस तरह से कि सेंट्रल फिंगर, मैंने ड्रॉ करके इसीलिए थोड़ा सा रखा होता है क्योंकि मेरी ड्राइंग होता नहीं, फिर मिटाना पड़ती है हाथ बनाते भी। एग्ज़ाम में कोई आपको ये रूल पूछता नहीं है, ठीक है। कभी कहीं कोई किसी ने सोचा हो कि चल बच्चों को बहुत ही आसान कर देना है पेपर, तो पूछ भी सकता है, और इतना बुरा तो है नहीं कि तुम याद रख नहीं सकते, ठीक है। तो याद तो आपको रखना है, लेकिन अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम आप कौन सा यूज़ करोगे, राइट हैंड थंब तो पक्का। दूसरा ऋतिक रोशन राइट हैंड पाम रूल, ये दोनों नहीं भूलना कभी भी। इसमें भी चलो याद रख लो, अगर बाई चांस क्वेश्चन ही इसके नाम पे आ जाए कि इसको ये क्या है ये रूल, तो ये रूल ये कहता है कि अगर लेफ्ट हैंड की जो है इस तरह से आप करें, तो ये जो डायरेक्शन पे अगर मोशन हो रहा है, थंब की डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। 4 फिंगर तो वही, चाहे उसकी 4 फिंगर भी फील्ड ही बताती थी। तो ये सेंट्रल फिंगर सी से होता है, सी से ही आपका करंट होता है, तो इंड्यूस्ड करंट इस तरफ को होगा, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ENT डबल आर है ना। सो इंड्यूस्ड करंट इज ये सी है, दिस इज योर सेंट्रल फिंगर, ये क्या है आपकी सेंट्रल फिंगर, ये आपकी 4 फिंगर, और ये आपका थंब। बस ये याद रखेंगे आप कि ये जो होती है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देती है। अब जो ये मैंने कॉइल यहाँ पर मूव करी है, वो इसी रूल से आप निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमने देखो इसके हिसाब से कर दी। अब आप अपने इसको हाथ को खोलेंगे, आपका ये थंब जो है अगर इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में इधर को जा रहा है, और जो करंट है दैट इज़ गोइंग इन दिस अपवर्ड डायरेक्शन, तो आप ये देखिए कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, करंट की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ को होती है। सो दिस इज यहाँ पर आपने क्या बोला है, दिस इज कि
इसके और इसके बीच में जैसे जैसे इधर दूर को जा रहे हैं, इस तरफ को मोशन हो रहा है आपका, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन लेंस लॉ के हिसाब से जिसने उसको प्रोड्यूस किया ये उसी को अपोज करेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज नहीं होने देगा। तो वो कब पॉसिबल है कि करंट की डायरेक्शन ऐसी हो कि जिस डायरेक्शन में ये वाला फील्ड है पहले वाला, उसी डायरेक्शन में इसका फील्ड हो, तो वो अंदर को घुस रहा है फील्ड, तो वो अंदर को घुस रहा है तो हमारा वाला फील्ड भी अंदर को ही घुसेगा। वो पॉसिबली के लिए क्या, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से दिस इज व्हाट वी हैव कि ये डायरेक्शन कैसी हो गई आपकी, दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मेरी फिंगर्स जो हैं अगर ऐसे होती तो ये एंटी क्लॉक हो जाना था, इसने ऐसे किया तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो हियर यू हैव दिस मोशन जो है इसका कॉइल का मोशन आप इस साइड पे कर रहे हैं, फील्ड आपका पेपर के अंदर जा रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन। इफ यू सी द फिंगर कॉइल के इसमें कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ को जा रहा है, तो द करंट इज गोइंग लाइक दिस, है ना। ये उंगली कैसे मुड़ेगी मेरी, इस तरह से ना, ऐसे घड़ी चलती है, इधर को मैंने कॉइल को घुमा दिया, अपना उंगली लगाओ, ये जो 4 फिंगर वाली उंगली है पेपर पे लगा दो, अंगूठा अपना सीधा कर दो जिस डायरेक्शन में कॉइल को मूव कर रहे हैं, अपने आप करके देखो बेटे, क्योंकि मुझे ये इधर पे से शो करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कैमरा मेरा उल्टा रखा होता है। और अपने आप अपनी उंगली जो है, क्योंकि क्रॉस है तो फील्ड के अंदर तुम्हारी सेंट्रल फिंगर घुसा दो, थंब आपका क्या हो जाएगा कॉइल की मूवमेंट की तरफ, तो मेरी ये जो ये सेंट्रल फिंगर है करंट को डायरेक्शन बता रही है, तो इसी तरफ को होएगी ना, तो ये कैसी होगी, क्लॉकवाइज। तो इसको अप्लाई करना थोड़ा सा अजीब मुश्किल होता है, हम बहुत कम यूज़ करेंगे, हम हमेशा यूज़ किसको करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से ये डायरेक्शन निकाल लिया करेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज फ्लेमिंग जो ये रूल है, क्योंकि सिलेबस में है आपके, तो आपको ये स्टेटमेंट अगर लिखने को आ जाती है तो आप क्या कहोगे कि दैट दिस रूल स्टेट्स दैट, रूल स्टेट्स, कौन सा रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, rule states that if we stretch the thumb, forefinger and central finger of right hand keeping them mutually perpendicular to each other, then if thumb gives the direction of motion, अगर ये थंब जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर है, एंड forefinger directs the field, then central finger will give the central finger क्या किया मैडम ने, GER, central finger will give the direction of, किसकी डायरेक्शन देगी, induced करंट, ठीक है। तो ये याद रखना है, जो थंब है वो मोशन के लिए हुआ, जो 4 फिंगर है वो फील्ड के लिए हुआ, तो जो सेंट्रल फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट देगा, ठीक है। दिस इज योर फ्लेमिंग राइट हैंड
रूल। हो गया जी। अब मेन आता है, अब इसमें इसके जगह पर भी हम लोग जो यूज़ करेंगे यहाँ पे करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, वो राइट हैंड थंब रूल से ही सारी निकाल के दे दिया ना वो, लेकिन ये स्पेसिफाई कर दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा, अब एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो दैट इज़ स्टेट दैट द लेंस लॉ इज़ इन अकॉर्डेंस टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब इसमें भी इसको थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह यहाँ दे देती हूँ, इसी के अंदर ख़त्म होना चाहिए, जगह नहीं है फिर मैं यहाँ क्वेश्चन लिखती हूँ, ठीक है, क्यों जगह वेस्ट करूँ। show that Len's law is in accordance to law of conservation of energy। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आपको ये प्रूव करना है। तो हमने क्या कहा था कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना है तो हम क्या करेंगे, अपना एक पहले तो स्टेटमेंट लिखनी है, ये आप लिखोगे, मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट किसकी, स्टेटमेंट ऑफ लेंस लॉ, ये आप करेंगे, ठीक है, दोबारा नहीं कर रहे। अब इसमें क्या किया कि एक कॉइल ली, ठीक है, ये कॉइल है, उधर ही बनाते हैं, फिर बार बार लेकर पेज पलटना पड़ेगा। तो ये तो नहीं, स्टेटमेंट आ जाएगी, है ना। अब यहाँ देखो, ये आपकी ये मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल, और हम इसका मोशन जो है इधर को करवा देते हैं, इसका मोशन टूवर्ड्स द कॉइल। और ये आपकी कॉइल ले लेते हैं और इसको एक गैलोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं, जो कि डायरेक्शन सेट कर देगी, हमें पता लग जाएगा करंट किस तरफ को आ रहा है। जब ये नॉर्थ पोल इधर को आता है तो क्या हो जाता है, ये इसके अंदर जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो इस तरह की होती है कि वो अपोज करेगी द कॉज विच हैज़ प्रोड्यूस इट, है ना। तो कॉज विच हैज़ प्रोड्यूस इट को अपोज करेगी, दैट मीन्स इधर पर जो डायरेक्शन होगी करंट की क्या हो जाएगी, नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज होगी, इधर से जाकर इस तरफ को आ रहा है करंट ऐसे घूम के, तो यहाँ पर यानी कि ऐसे जा रहा है ना, तभी इस तरह से नॉर्थ होगा, तो ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगी, तो ये इसको पास आने से रुकेगी। लेकिन अगर हम उसको पास नहीं लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं चेंज होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो फ्लक्स नहीं चेंज होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बंद हो जाएगा। यानी हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, वो जो हमारा मैकेनिकल वर्क है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सेम वे जब आपका ये आपका नॉर्थ पोल जो है, आप इसको दूर ले जाइए, दिस इज़ नॉर्थ पोल, वही आपकी कॉइल है, यहाँ से ये कॉइल थोड़ी बड़ी सी से बनाना है ना, ताकि तुम डायरेक्शन वो इस वाले में देखो, पहले वाले केस में मैंने कॉइल को वो कर दिया, तो इधर भी गैलोमीटर को डिफ्लेक्शन देगा। तो यहाँ पर जब इसको दूर लेके जा रहे हो, अवे, यहाँ क्या कर रहे हो, क्लोज, टूवर्ड्स कहना चाहिए ना, क्लोज की जगह टूवर्ड्स कॉइल, ये अवे फ्रॉम कॉइल, इसको मूव किया। तो अब जब ये इसको अवे किया तो ये इसको दूर नहीं जाने देगी लेंस के हिसाब से, तो इसको कैसे बिहेव करना चाहिए, साउथ पोल की तरह। तो ये साउथ पोल की तरह कैसे बिहेव करेगी, अगर इसमें जो करंट है ये ऐसे जा रहा था करंट, तो ये करंट ऐसे नहीं जाकर क्या होगा,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना चाहिए। यानी अगर ये करंट इधर से ऐसे निकल के आया, अब ये क्लॉकवाइज हो गया, समझ में आ रहा है? ऐसे करके आया। इस वाले में क्या हो रहा था, इधर से जा रहा था, यहाँ पे उल्टा हो गया, यानी गैलोमीटर में यहाँ जो डिफ्लेक्शन दोगे वो ऐसी हो जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इस तरह से ये चीज़ होती है। सो यहाँ पे इसको आपको एक्सप्लेन, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इट्स इन अकॉर्डेंस टू दैट, ये आपको प्रूव करना है। सो व्हेन नॉर्थ पोल of magnet was brought close to the coil, magnetic field line increases, therefore magnetic flux changes and induced EMF and so induced current was produced, which according to Lenz's law opposes the cause, that is bringing magnet close, which is possible if top of coil is north pole due to induced current. Hence as north repels, so mechanical work is done to bring magnet close to coil. This is first. Second, similarly, when north pole was taken away, magnetic flux changes and induced current produced in coil which oppose, अब यहाँ पहले मैं सब डिटेल में कर दिया, इसको थोड़ा शॉर्ट करते जाएंगे, अपोज द कॉज, दैट इज टेकिंग अवे, सो डायरेक्शन इज सच दैट top of coil is south pole and north south attract, hence mechanical work is done to take magnet away. In 1 and 2, the mechanical work is converted. In 1 and 2, the mechanical work done
is converted into electrical energy. एक लास्ट चीज़ एक और मेरे को बतानी थी, चलो जगह बच गई, मेरे को इसी का डाउट था. एक क्वेश्चन और. अगर आपके पास एक मैग्नेट है, ये आपका मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल, ये कॉइल है, ये फ्री फॉल करा देते हैं, इसका फ्री फॉल. ठीक है, यहाँ से गई, ये फर्स्ट स्टेट है और यही कॉइल है. अब ये मैग्नेट इधर से टपकता हुआ इधर पहुँच गया है, सेकेंड पोजीशन. ठीक है, सो दिस इज़, क्योंकि नीचे गया तो यहाँ साउथ हो गया, यहाँ नॉर्थ नीचे, क्योंकि इसे गिर रहा है ना नीचे की तरफ को, ये नॉर्थ, ये इधर फ्री फॉल हो रहा है, ये यहाँ हो गया, ये पोजीशन है फर्स्ट स्टेट, ये सेकेंड स्टेज. ठीक है, दोनों स्टेजेस में आपसे क्वेश्चन है कि जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो जी से ज़्यादा होगा या जी से कम होगा. In both stages, acceleration of magnet will be क्या? पहली चॉइस जी के बराबर होगा, दूसरी चॉइस ग्रेटर देन जी, तीसरी लेस देन जी और चौथी नन. बताओ जी. अब यहाँ देखो, जब ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो ये नॉर्थ है, तो इसका ऊपर वाला हिस्सा किसकी तरह बिहेव करने की कोशिश करेगा? नॉर्थ, क्योंकि ये जैसे ही पास में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलेंगी, तो इधर इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि इसको अपोज करेगा, तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या करेगा? नॉर्थ. तो ये इसको पास आने से रोकेगा. तो इसकी जो वैल्यू है, अदरवाइज ऐसे फ्रीली कोई बॉडी नीचे गिरती तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होती है. तो अब ये इधर को नीचे को आ रहा है, तो ये इसको नीचे आने नहीं दे रही है, तो जी से उसने नीचे आना था, तो ये जी से नीचे उसको आने नहीं दे रहा है. तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? फॉर फ्री फॉल acceleration is always equal to g, but due to Lenz's law, जब वो फॉल कर रहा है, coil will oppose downward motion, है ना, downward motion इसके डाउन. Therefore acceleration will be less than g. जब ये यहाँ नीचे चला गया इस पोजीशन पे भी, यहाँ पहुँच गया, तो ये इसका, ये साउथ है, तो ये किस तरह, नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो किसकी तरह बिहेव करने की कोशिश करेगा? ये नॉर्थ की तरह बिहेव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब नीचे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होएंगी, तो फ्लक्स तो चेंज होगा, इंड्यूस है. तो ये इसका मोशन इधर को जा रहा है, तो ये इसको डू नॉट अलाउ टू नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, ताकि ये क्या हो जाए, यहाँ पे अट्रैक्शन हो, है ना. और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर पे रिपल्शन होता है, रिपल्शन के कारण ये पास नहीं आने देगा, अट्रैक्शन के कारण ये दूर नहीं जाने देगा. ठीक है, सो इधर पे लिखोगे फॉर फ्री फॉल बट ड्यू टू लेंस लॉ कॉइल विल अपोज द डाउनवर्ड मोशन ड्यू टू लेंस लॉ, ब्रैकेट में लिख दे रिपल्शन होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन. यहाँ जो डायरेक्शन होगी नॉर्थ है, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज. इसके नीचे वाले में, ऊपर वाले में नहीं, ऊपर वाला ये नॉर्थ लोअर पार्ट जो है दैट इज बिहेविंग एज अ नॉर्थ. तो ऊपर से तो आप देखोगे तो ये कैसा दिखेगा आपको? क्लॉकवाइज.
यहाँ पे ये नीचे की तरफ से, नीचे लोअर पार्ट, लोअर साइड है ना, लोअर साइड एंटी क्लॉक, ये अपर साइड एंटी क्लॉक। क्लियर है? तो यहाँ लोअर साइड में वो एंटी क्लॉक हो जाएगा ताकि नीचे वाला नॉर्थ हो, और ये नॉर्थ और साउथ क्या हो जाए, अट्रैक्ट कर देंगे, इट विल नॉट अलाउ। सो करंट, ये सेकंड की बात है, करंट इन लोअर साइड of coil becomes anti-clock and attract the magnet, so acceleration becomes less than g। दोनों केसेस में it will be less than। यहाँ पे क्या, फ्री फॉल में ड्यू टू लेंस लॉ कॉइल विल अपोज द डाउनवर्ड मोशन, वर्ड लिखने law, the coil will have current on top side anti-clock, therefore repel magnet, hence repel magnet, hence इसके बाद यहाँ लिखना अपोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देयरफॉर ए इज लेस। यहाँ पे वो उसको दूर नहीं जाने देती है। अट्रैक्ट, करंट इन द लोअर साइड बिकम्स एंटी क्लॉक एंड अट्रैक्ट द मैग्नेट, सो एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट इज लेस देन जी। ओके, इतना ही आज लेंस लॉ का। फिर अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं मोशनल ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। खूब अच्छी से इसको रिवाइज करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।